हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा। मैं रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न से हिंदी संस्कृत फैकल्टी। तो आज हमारा लेसन है बड़े भाई साहब। ये प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी टाइप बोल सकते हैं या फिर किसी के ऊपर आधारित बोल सकते हैं। प्रेमचंद इनके लेखक हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि इस लेसन में क्या बताया गया। और सबसे पहले हम प्रेमचंद के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 1880 में और देहांत 1936 या 1936 में हुआ था। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते थे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका यानी जीवन निर्वाह के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, महादुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी है। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चित्रण प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना या लांछना, जिन्हें लोगों ने तिरस्कार किया, उन्हीं को इन्होंने पात्र बनाया। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहांत हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी थी वह सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, जो अपूर्ण यानी बीच में ही रह गई। इसका थोड़ा सा ब्रीफ पाठ प्रवेश देखते हैं। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। बड़ा होने के नाते वे खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित यानी नष्ट हो जाता है। इसमें एक बड़े भाई साहब है, उनका छोटा भाई है। बड़े भाई साहब मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो हर दर्जे, हर स्तर में फेल होते जाते हैं। उसी तरह छोटा भाई भी छोटे भाई को वो शिक्षा ये देना चाहते हैं कि मेहनत तो करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन मेहनत करो। और छोटा जो भाई है वो इन चीज़ों को बहुत ही आराम से ले लेता है कि पहले, अब वो छोटा होता है वो बड़े पे लांछन पहले लगाता है कि आपने पढ़ के क्या कर लिया, कि पहले मुझे ज्ञान। इसमें बताया गया ना कि छोटे होते हैं तो हर काम में हाथ मत डालो, उसका मतलब बड़े सब लोग कहते रहते हैं और छोटों को ये बात पसंद नहीं आती है। इसी पे आधारित ये लेसन है। स्टार्ट करते हैं लेसन। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे यानी 3 क्लास आगे ही है। उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम यानी शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद यानी नींव खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। इसका मतलब यह है कि नींव ही, हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। यही वो शिक्षा अपने छोटे भाई को देते थे।
1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार हो। वही, अगर हमारी नींव यानी जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसको प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे तो कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो बुनियाद अगर मजबूत नहीं होगी तो हम अपने मकान यानी अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी करने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी। मतलब मेरा यही था कि मैं उनके हुक्म का पालन करूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, यानी पढ़ते रहते थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशिए यानी कॉर्नर पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ही नहीं हुआ। वह 9वीं जमात यानी कक्षा में थे और मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब है कि जो काम अपन नहीं कर सकते उसके लिए पूछना ही क्या। नेक्स्ट, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां यानी पत्थर उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक यानी दरवाजे पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र यानी गुस्से वाला रूप देखकर प्राण सूख जाना यानी बहुत डर लगना। उनका पहला सवाल हमेशा यही होता था, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होता था उनका पहला सवाल, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन यानी चुप रहना था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष यानी गुस्से से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। हमेशा तैयार रहते थे मेरा निरादर करने के लिए। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा, एक अक्षर ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गहरा नत्थु गहरा यानी कोई भी व्यक्ति। सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोगा हो, यानी कुछ नहीं आता तुम्हें, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते हुए देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहा हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते थे, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? गाड़ी कमाई का मतलब है मेहनत की कमाई। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था?
अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें करते, ऐसे ऐसे सुखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते यानी मेरे बस के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन 2-2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते तो और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद यानी लत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब यानी गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास हिस्ट्री, फिर भोजन, स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधे घंटे आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना, उसको कायम रखना वो अलग बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना यानी उसका तिरस्कार, इग्नोर कर दिया जाता था। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दावघात, वॉलीबॉल की वह तेजी फुर्ती और अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींचे चले जाते और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा कोशिश करता और कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि मुझे खबर न हो, उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी, मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी मेरे जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका, चाहे कितनी भी डांट पड़े। लेकिन मेरा तो काम खेल कूद में ज्यादा होता था, पढ़ाई मैं नहीं करता था।